प्रेशर हमारा उनका नहीं पड़ता, हालांकि हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन इट्स अ की फैक्टर कम पड़ता। लेंगे और फिर जापान चले जाएंगे, और जापान में क्या होगा? जापान में क्वाड का इजलास हो रहा है। जी क्वाड, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पहुंच रहे हैं। जय हिंद। सो फ्रेंड्स, आए दिन आप लोगों ने पाकिस्तान के बारे में, भारत को लेकर कुछ ना कुछ खबर सुनते रहते होंगे। जी हाँ, लेकिन आज का खबर कुछ हटके है। जी हाँ, खबर यह है कि भारत का प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्वाड बैठक में, क्वाड समिट में भाग लेने के लिए जापान का दौरा किए हैं। जी हाँ, क्वाड का मतलब ये है कि चीन को रोकना है। जी हाँ, मतलब इसकी प्रभाव को रोकना है। टोक्यो में होने वाला बैठक में क्वाड के चारों सदस्य देशों ने भाग ले रहे हैं, जैसा कि भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। बैठक में इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि ये होगा कि साउथ चाइना सी एंड इंडियन ओशन रीजन में चीन की प्रभाव को कम करना है। साथ साथ इन देशों के साथ चीन का सीमा विवाद, दादागिरी, आप समझ सकते हैं क्वाड आने वाले दिनों में चीन के ऊपर क्या प्रभाव लाएगा। जी हाँ, ये खबर सुन के चीन तो गरज रहा है, साथ साथ पाकिस्तान के मीडिया को भी डर सता रहा है। जी हाँ, कि भारत के साथ अब 3 मेजर पावर्स शामिल है, साथ में मिल गए हैं, और 2014 के बाद कैसे भारत आज बड़े बड़े देशों के साथ आगे बढ़ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं पूरा वीडियो। जो डॉलर के मुकाबले में वो जो रुपया है, अब उसमें डबल सेंचुरी हो गई है। और जो सबसे परेशान कुन बात है कि जो पहली सेंचुरी, जो अगेन आई वुड से कि काबिल फख्र बात नहीं है, जो पहली सेंचुरी हमने डॉलर के मुकाबले में जो रुपया जो क्रॉस किया 100 रुपया, वो 70 साल में किया, जो इट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन जो डबल सेंचुरी है, लगता है कि T20 का जमाना है, तो 5 साल लगाए हम डबल सेंचुरी तक पहुंच गए हैं। और जो हालात हैं, अगर कोई ड्रास्टिक मेजर हमने ना लिए, तो लगता ही है कि ट्रिपल सेंचुरी करने में भी कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता। ट्रेड टेक्नोलॉजी, इस पे दुनिया चल रही है। बाइडेन जो है वो साउथ कोरिया पहुंचे हैं। ये उनका पहला दौरा है एशिया। पाकिस्तान, इंडिया, वो साउथ एशिया में, लेकिन वो एशिया उसी को कहते हैं, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, ये वो सारा वो मिडिल ईस्ट और ये सारा, इसको वो एशिया का हिस्सा ही नहीं कहते। 2007 में इंडियन वजीर खारजा साबिक उस वक्त पाकिस्तान है, तो हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में उनको इंटरव्यू किया। तो मीर साहब ने उनसे कोई क्वेश्चन किया इसी तरह का था, जो बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स से रिलेटेड था। तो मुझे यहाँ तक याद पड़ता, आउट ऑफ माई मेमोरी, कि उन्होंने इसका ऐसा जवाब दिया कि ये हमारा जाती अंदरूनी मामला है, तो मैं पाकिस्तान और भारत के ताल्लुक जो ओवरऑल जो चीजें हैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो ये एक मेच्योरिटी का लेवल होता है रियासतों की। ऐसी है, हमारे दुश्मन ऐसे हैं, हमारे दोस्त ऐसे हैं कि पाकिस्तान का जो ओरिएंटेशन है इन सब के लिए ज़रूरी है, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। चीन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, रूस के लिए भी कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की कोशिश होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी को इस तरीके से हम उसकी देखभाल करें कि हमें जरूरी ओवरली नहीं पड़ता है अमेरिका की, IMF का, वर्ल्ड बैंक का, ADB का, और अमेरिका के दोस्त और उनके पिट्ठुओं जो होते हैं, खास तौर माफ करिए अरब वर्ल्ड में, कि अगर हमें इनके पैसे की जरूरत नहीं होती, और नहीं होती अगर हम अपनी इकोनॉमी को ठीक तरीके से चलाते, तो ये प्रेशर हमारा उनका नहीं पड़ता, हालांकि हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन इट्स अ की फैक्टर कम पड़ता। लेंगे और फिर जापान चले जाएंगे, और जापान में क्या होगा? जापान में क्वाड का इजलास हो रहा है। जी क्वाड, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पहुंच रहे हैं, स्कॉट मॉरिसन पहुंच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से जापान के जो कशीदा है वो वहां पे होंगे, तो और प्रेसिडेंट बाइडेन होंगे, तो वहां पर क्वाड का इजलास हो। वो जो साउथ चाइना सी है, अब 4 इश्यूज वहां पे प्रॉब्लम है। नंबर 1 ताइवान, सबसे बड़ा इशू ताइवान के इर्द गिर्द जो है वो जापान टेंशन में आ रहा है, क्योंकि 90% ट्रेड वो ताइवान के इर्द गिर्द जो पानी है वहां से, उन पानियों से होती है। भारत के साथ हम तजारत नहीं करें, तो स्पेसिफिक होता था। ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हुकूमत ने अपनी तरफ से मैयर किया। दूसरा, और फिर इसकी जो स्क्रूटनी है वो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और फिर IMF करेगा। बड़े मुश्किल से हमने रूस के साथ हमारी रिलेशनशिप को उस नेज पे ले आए हैं जो रूस from an acquaintance it can become a friend। दोस्ती उनके साथ हो सकती है, और जब हमें गंदम चाहिए और जब हमें तेल चाहिए और इतना सस्ता मिल रहा है, तो जरूर होनी चाहिए, और अमेरिका के धमकियों से नहीं डरना चाहिए। इसी विजिट के दौरान दूसरी सबसे अजीब बात, प्रेसिडेंट बाइडेन की इंटेलिजेंस ने खबर दी है कि आप जब साउथ कोरिया में होंगे और जापान में होंगे, तो नॉर्थ कोरिया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एक और तजर्बा करेगा। आपको खुशामदीद कहने के लिए कि आप तशरीफ लाएं यहाँ पे, आपको सलामी देने के लिए वो जो है वो नॉर्थ कोरिया एक मिसाइल फिर फेंकेगा, वो जो कहीं हवाई शवाई के आसपास गिरता है जाके, वो अमेरिका के इंटरकॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट। इस साल इतने तजर्बे किए,
اچھا یہ ایک نئی ٹینشن کہ دیکھیں نا وہ مطلب آپ ساؤتھ کوریا میں بیٹھے ہیں، جاپان میں بیٹھے ہیں، سر کے اوپر سے ایک میزائل گزر کے جا رہا ہے، وہ آپ ہی کے ملک کی طرف جا رہا ہے، یعنی امریکہ کی طرف. اور پھر تیسرا ایشو کرل آئلینڈز کا. کرل آئلینڈز وہ ہیں جو جاپان اور رشیا کے درمیان دوسری جنگ عظیم میں کرل آئلینڈز پہ قبضہ کر لیا تھا رشیا نے، اور پھر ٹینشن بڑھی ہے. یوکرین وہاں ڈسکس ہونے جا رہے ہیں. یہ سارے ایشوز ہیں جو بہت امپورٹنٹ دنیا میں بڑے ایونٹ جنم لے رہے ہیں. یہاں پر اب پاکستان میں سیاسی عدم استحکام مین میڈ کرائسس، لیبنان کی طرح، سری لنکا کی طرح، یا ان ملکوں کی طرح جہاں نیشنل ڈیزاسٹرز کے نتیجے میں یا خدا نخواستہ بڑی جنگوں کے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ بڑی انفارچونیٹ ہے کہ جس طریقے سے روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے، اور جو روپے کی قدر میں کمی ہے یہ ریفلیکشن ہے پاکستان کی اکنامک جو کنڈیشنز ہیں، جو پاکستان کی اکانومی کے حالات خراب ہوئے آج سے نہیں، 3.5-4 سال سے نہیں، پچھلے کوئی 8-10 سال سے. تو اس کا جو نتائج اس کے ہیں وہ اب اس صورت میں آنا شروع ہو. IMF کے اوپر امریکہ کا بہت ڈائریکٹ دباؤ ہوتا ہے، اور اوپر سے MD DMD اور پھر وہ مشن چیف یا ادھر تک آتا ہے ڈائریکٹر تک. اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائیں گے، پروبیبلی وہ اوور آل ایک گو ہیڈ دے دیں گے کہ آپ ان کے ساتھ پروگرام کر لیں، اور اس کے پھر جو لوازمات ہیں جہاں پہ زیادہ سختی ہے، یا ان ادر ورڈ یوں کہیں کہ اس دفعہ وہ نیوٹرل ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ نہیں، وہ نیوٹرل اب کوئی رہا نہیں ہے، نیوٹرل ہو کے بھی مارتے ہیں، اس لیے پہ کوئی یقین نہیں کرے گا اب. اچھا ہوئی جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ 2011 تھا جب پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے. آپ کو پتا ہے ریمن ڈیوس کا ایپیسوڈ ہوا، اسامہ بن لادن کا ایبٹ آباد میں وہاں پہ واقعہ ہوا، پھر سلالہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. تو اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے کیا کہ ہم اپنی جو فارن پالیسی آپشنز ہیں ان کو ڈائیورسیفائی کریں گے، اور اس ڈائیورسیفیکیشن میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم روس کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو بھی بہتر کریں گے. پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس پالیسی کو فالو کیا، PMLN کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے اس پالیسی کو فالو کیا، اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے بھی اس کو فالو کیا. صرف اتنا تھا کہ ماضی کی جو حکومتیں ہیں وہ اس طرح کی جو ڈپلومیٹک جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کو سمجھتے تھے، وہ خاموش سفارتکاری پہ فوکس کرتے رہے. جو عمران خان صاحب تھے انہوں نے اس رشیا کے وزٹ کو اپنا جو ڈومیسٹک گین ہے اس کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور نتیجہ پھر ہمارے سامنے ایک تنازع